नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका बोलेकर और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 14 से 20 जून तक होगा बजट सत्र। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई की तर्ज पर मिलेंगे परीक्षा में नंबर। देहरादून आईएमए से पास आउट हुए 288 जाबाज अफसर, 288 भारतीय और 8 मित्र देशों के 89 युवा सैन्य अधिकारी बने सेना का अभिनंदन। उत्तराखंड में पहली बार एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार से 27 लोगों को किया गया सम्मानित। नवाचार और अनूठा कार्य करने वालों को सीएम धामी ने दिया पुरस्कार। गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। यशपाल आर्य बोले, ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, जनता को किया जा रहा गुमराह। और उत्तराखंड में प्लास्टिक के कई सामानों पर लगेगी रोक। 1 जुलाई से लागू होंगे प्रतिबंध। नियमों के उल्लंघन पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन। सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई है और कैबिनेट बैठक में मुद्दों पर चर्चा होने के बाद कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। 14 से 20 जून तक बजट का सत्र प्रदेश में होगा। सेना में शौर्य और वीरता पदक जीतने वालों की पुरस्कार राशि में एक मुश्त बढ़ोतरी कर दी गई है। परमवीर चक्र पर 50 लाख, अशोक चक्र पर 50 लाख, महावीर चक्र पर 32 लाख, कीर्ति चक्र पर 35 लाख, वीर चक्र पर 25 लाख, शौर्य चक्र पर 25 लाख, सेना शौर्य पदक पर 15 लाख, मेंस इन डिस्पैच की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सैनिक कल्याण विभाग में ग्लिंट्री अवार्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। कोविड-19 में लगे 2,200 संविदा कर्मियों को फिर से सेवा में लेने के लिए कमेटी बनी। हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। होमगार्ड जवानों को दिए गए महंगाई भत्ते के फैसले पर भी मुहर लगी। छात्रों को आरटीई के तहत मिलने वाला अनुदान 1,300 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न भी लागू किया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित होगी। पीपीपी मोड में दिए जाने की कार्यवाही होगी। रेशम विभाग के वर्ग का और वर्ग ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली पर संशोधन की अनुमति मिली है। सिंचाई विभाग के मिड सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई। राज्य के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में संविदा पर कार्यरत 77 शिक्षकों से सितंबर 2022 तक शैक्षणिक कार्य कराने की अनुमति दी गई। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। भारतीय सैन्य अकादमी से आज देश की सेना को 288 युवा अफसर मिल गए हैं। ये 288 जाबाज अफसर देश की सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। साथ ही अलग अलग 8 मित्र देशों के 89 कैडेट्स भी आईएमए से पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड की सलामी दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने ली। पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 377 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना में शामिल हुए। इनमें 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले। 89 युवा सैन्य अधिकारी 8 मित्र देश अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान और तंजानिया की सेना का अभिन्न अंग बन चुके हैं। पासिंग आउट कैडेट्स में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर रहा, जहां से उत्तराखंड के 33 कैडेट्स पास आउट हुए। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, जहां के 50 कैडेट पास आउट हुए। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर बिहार रहा, जहां से 25 कैडेट पास आउट हुए हैं।
उत्तराखंड में पहली बार एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कार्य करने वाले लोगों और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कार दिया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्तिगत और संस्थाओं को एसडीजी गोलकीपर 2021 पुरस्कार दिया। महानुभाव हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं, तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया। वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है। यात्रा की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने ऋषिकेश पहुंचकर औचक निरीक्षण भी किया है। इस दौरान चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की रोटेशन ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों की फटकार भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने कई काउंटर और यात्री प्रतीक्षालय में खुद जाकर श्रद्धालुओं से बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। अस्पताल का संचालन तो ठीक होता है, किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियाँ थी, खास करके साफ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएँ करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं समाप्त हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए अब सचिवालय में कुल्हड़ में चाय परोसने की बात कही है, जिसके बाद अब जब भी सचिवालय में बैठक आहूत की जाएगी उस समय सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को कुल्हड़ में चाय दी जाएगी, जिससे कि कुम्हारी कला को बढ़ावा मिलेगा प्रदेश में। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अपात्र को ना पात्र को हाँ अभियान के तहत अब तक राज्य में 58,374 कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड खुद ही सरेंडर किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राज्य में जाने अनजाने में अपात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मिल रहा था, लेकिन अब पात्रों तक ये राशन पहुंचाने का काम राज्य सरकार करने जा रही है। 30 जून तक राशन कार्ड जमा किए जा सकते हैं। तो इस राशन कार्ड को लेकर कई बार पात्र अभ्यर्थी हमारे पास आते रहे, जिसकी शिकायत पर जो है इस अभियान को हम लोगों ने लिया था और इस अभियान की सफलता इस बात से कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं, जिसमें पीएचएच के जो है 38,873 और आपके अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर हुए। निश्चित रूप से जो ये कार्ड सरेंडर हुए हैं ये अपात्र व्यक्तियों के कार्ड थे और निश्चित रूप से अब ये जो कार्ड आगे जिनको अलॉट होंगे वो पात्र व्यक्ति होंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून विधानसभा में अपने विभागों की आज समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पशुपालन विभाग, कौशल विकास और गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि स्ट्रे कैटल को लेकर जो समस्या प्रदेश में आ रही है उसको लेकर यूपी की तर्ज पर एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत सड़क पर घूम रहे आवारा पशु और जंगली जानवरों को कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर कहा कि 75% गन्ना किसानों का भुगतान किया जा चुका है और बाकी का भुगतान भी जल्द ही किया जाएगा। और हम बहुत जल्दी एक स्ट्रे पॉलिसी लेके आएंगे ताकि जो मेनेस है, जो लोग जानवर, जंगली जानवर घूम रहे हैं रोडों पर और उससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जानवरों को भी हानि पहुंच रही है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा गन्ना किसानों के पेमेंट को लेके था, तो उसकी एक समीक्षा बैठक थी। हमने लगभग 75% गन्ना किसानों का पेमेंट कर दिया है। 50 करोड़ की एक और किस्त हमने राज्य सरकार से मांगी है, जिसको हमको कमिटमेंट हुआ है कि बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी।
गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही। भाजपा ने गैरसैंण के नाम पर हमेशा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और आज सरकार वहां सत्र कराने से भी बच रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है और भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को लेकर कभी गंभीर ही नहीं रही। लगातार उन्होंने छलने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में गैरसैंण राजधानी कभी रही ही नहीं। प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। हालांकि प्लास्टिक बैन इससे पहले भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन इस बार कुछ सख्त नियमों के साथ केंद्र के आदेश के बाद प्लास्टिक पर बैन होने जा रहा है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी और तो और जुर्माना भी वसूला जाएगा। क्या कुछ नियम है, देखिए इस रिपोर्ट में। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए यूं तो काफी चीजें जिम्मेदार है, लेकिन उन सब चीजों में प्लास्टिक एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अगर गौर किया जाए तो हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात होने तक प्लास्टिक ने किसी न किसी रूप में आपके हर पल पर कब्जा कर रखा है। बाजार से सामान लाना हो या फिर टिफिन में खाना रखना हो, बोतल में पानी या कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, या फिर दिन भर ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना हो, हर जगह आपको प्लास्टिक जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण को भी एक बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने जा रही है, जिसमें अब प्लास्टिक के ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टायरीन की सजावट सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ जैसी सभी चीजों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक से बने बैनरों पर भी रोक लगाई जाएगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद उत्तराखंड में भी शहरी विकास निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिहाज से प्लास्टिक पर बैन लगाना एक अच्छी पहल है, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए लोगों को जागरूक करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिसके लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बेहतर रणनीति के साथ जागरूक अभियान भी चलाना होगा, ताकि जनता प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को बारीकी से समझ सके। रफ्तार मीडिया, ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के सीएमएस केसी पंत ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये लापरवाही का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, उनको अब बूस्टर डोज लगाने के भी आदेश जारी हो चुके हैं। जो हमको पिछले 2 साल से बताया जा रहा है, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से पब्लिक को हम ये चाहते हैं कि वो नियमों का पालन करें, हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और जो चौथी चीज़ हमें उपलब्ध हुई है वैक्सीन के रूप में, उसका नियमानुसार उसको प्रयोग करें। जिनको पहली डोज लग गई हो सेकेंड डोज लगाएं, जो एडल्ट लोग हैं, अबव 60 लोग हैं, उनको बूस्टर डोज लग जानी चाहिए।
उत्तराखंड में इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है, तो वहीं गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की किल्लत भी बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य के कई ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में लोगों को 2 घंटे तक बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई उद्योगों में भी 3 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। यूपीसीएल के डायरेक्टर प्रोजेक्ट अजय अग्रवाल ने बताया कि देश में बढ़ती कोयले के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने से बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके बाद अब आसाम और कर्नाटक से बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है। देश के अंदर जरूर थोड़ी सी किल्लत आई थी कि इसके गैस के प्राइसेस और कोयले के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने से हमारे जो गैस के संयंत्र, जो बिजली के संयंत्र स्टेट में स्थापित है निजी क्षेत्र में, उनसे हमें गैस से उत्पादित होने वाली बिजली नहीं प्राप्त हो रही थी। हमें फिर एक्सचेंज या अन्य सोर्सेज से उसकी बिजली लेनी पड़ी और हमने सेंट्रल सेक्टर से, गवर्नमेंट से बात करके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बात करके बोंगाईगाई थर्मल पावर स्टेशन से 56 मेगावाट और सदर्न स्टेट कर्नाटक से 100 मेगावाट की बिजली भी अतिरिक्त प्राप्त करी है। गरीब और बेसहारा लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश में आयुष्मान कार्ड योजना को शुरू किया है, ताकि हर किसी को मर्ज के हिसाब से उम्दा इलाज मिल सके। मगर काशीपुर में ये योजना महज कमाई का जरिया बनकर रह गई है। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि ये कैसे ये योजना इलाज कराने के बाद भी पीड़ित लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना का हो रहा दुरुपयोग। काशीपुर में धरती के भगवान बने शैतान। रसोली के ऑपरेशन में महिला की जान पर बनी। पीड़ित ने एसडीएम से लगाई इंसाफ की गुहार। आखिर डॉक्टरों के खिलाफ कब होगा एक्शन? भगवान के बाद डॉक्टरों को उसका दर्जा दिया जाता है, मगर काशीपुर में गाड़ी कमाई के चक्कर में धरती के भगवान ही शैतान बन बैठे हैं। दरअसल आर्थिक तौर से कमजोर महिला बबीता देवी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत काशीपुर के एक निजी हॉस्पिटल में रसोली के इलाज के लिए पहुंचती हैं। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत महिला को एडमिट भी कर लिया जाता है। डॉक्टर से परामर्श के बाद पता चलता है कि रसोली का ऑपरेशन होना है। खैर, तकलीफ को देखते हुए पति ने भी पत्नी के ऑपरेशन की हामी भर दी, लेकिन मामला असल में यहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। महिला का ऑपरेशन कर 7 से 8 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन पीड़ित बबीता को बार बार यूरिन की दिक्कत सामने आने लगी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत कागजों में इलाज एकदम चकाचक दिखा तो दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही बबीता पर अब भारी पड़ती नजर आने लगी और वो पहले से ज्यादा बीमार हो गई। इतने पर भी लापरवाही को छुपाने के लिए महिला डॉक्टर ने बबीता को काफी दिन तक दवाइयां देकर गुमराह किया। पेशाब निकलने लगा, हमने फिर दोबारा चेकअप कराया तो हमने फिर दवाई लिख के दी। दवाई लिखने के बाद हमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। हम फिर दोबारा गए उसके पास, फिर उन्होंने टेस्ट लिखा, टेस्ट करने के लिए फिर वो टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा इन्फेक्शन आया हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इसके अंदर। हमने जानकारी अपने मालिक से भी करी, वो भी बताया। फिर मालिक साहब ने हमारे बताया इसका वो कराओ, क्या कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड में लिखा तो यूरिया पे को कैंची लगी हुई थी, इसके हिसाब की जो थैली होती है हल्की सी, उससे यूरिया निकल रहा था। काफी दिनों तक दवाइयां लेने पर भी जब आराम नहीं मिला तो पीड़ित परिवार ने किसी और हॉस्पिटल में जाकर जांच कराई तो अल्ट्रासाउंड में मालूम चला कि रसौली के ऑपरेशन के दौरान महिला के यूरिन थैली पर कट लग गया। इसी वजह से बबीता को दिक्कत ज्यादा होने लगी, मगर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर लापरवाही की बात से इनकार करते दिखे। यूरिन लीकेज हो रहा था। अब उसको फिर दोबारा से हम हॉस्पिटल गए डॉक्टर साहब के पास, जो शिवानी सिंगल है, भैया लोग गए थे। ये वहाँ पे जाने बाद देखा तो उन्होंने कहा कि दोबारा से ऑपरेशन होगा उसका, और दोबारा ऑपरेशन के लिए कह दिया, लेकिन वहाँ पे संतोषजनक कोई बात नहीं हुई। फिर हम आए कृष्णा हॉस्पिटल में। कृष्णा हॉस्पिटल में आके जब हमने वहाँ पे दूरबीन विधि द्वारा चेक करवाया तो उन्होंने कहा इसमें कट लगा हुआ है, इसका ऑपरेशन होगा। दर की ठोकरें खाने के बाद पीड़ित परिवार ने अब कानूनी रास्ता अपनाया है और एसडीएम को इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दर्ज इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं एसडीएम ने भी मामले में जांच की बात कही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलाश चंद जी के द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन जो है 29 मार्च को यहाँ एक निजी अस्पताल में किया गया है। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन के दौरान वहाँ जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया उनके द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है। तो इसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं
और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आयुष्मान योजना जरूरतमंदों के इलाज के लिए जरूर चलाई गई है, लेकिन इस योजना का असल में फायदा निजी हॉस्पिटल्स के कुछ लालची डॉक्टर जमकर उठाते नजर आ रहे हैं। जरूरत है ऐसे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की, ताकि किसी और मरीज की जान पर न बनाए। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। कल ही हमने आपको आनंदम स्वीट शॉप से जुड़ी फंगस लगे लड्डू की खबर दिखाई और इसको दिखाने के बावजूद भी आनंदम के मालिक का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। क्या है वो बयान और अब इस मामले में क्या कुछ हो रहा है और ये मामला कहां तक पहुंचा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आनंदम स्वीट्स के मालिक का अजीब बयान। फफूंद लगी मिठाई से कोई नहीं होता बीमार। आउटलेट में फफूंद लगी मिठाई मिलने पर बयान। बचाव के लिए दे रहे हैं अजीब बयान। आनंदम स्वीट शॉप पर फंगस लगे लड्डू को दिखाई गई हमारी खबर के बाद आनंदम के मालिक ने अपनी सफाई पेश की है। सफाई भी ऐसी कि हजम होने वाली बात बिल्कुल नहीं। दरअसल आनंदम स्वीट शॉप के आउटलेट में फफूंद लगी मिठाई मिलने पर मालिक आनंद गुप्ता ने बयान भी ऐसा दिया कि उस पर किसी को यकीन होने वाला कतई नहीं। असल में आनंदम के मालिक आनंद गुप्ता अपने मशहूर स्वीट शॉप के कारनामे के बचाव में अजीबोगरीब बयान देते नजर आए। ऑनर आनंद गुप्ता ने पहले तो लड्डू में फंगस की बात से साफ इनकार कर दिया और बाद में ये कहकर बचाव करते नजर आए कि फंगस से कभी कोई बीमार नहीं होता। आप जो कह रहे हैं अक्षरशः सही है। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ, आप मेरे से क्या चाहते हो? मैं सर आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये जिनको खिलाया ना मैं वो बीमार हो गए, बीमार होंगे 101% मैं जिम्मेवार हूँ। और बोलो 1,00,000 बार मैं जिम्मेदार हूँ। कभी फंगस से आदमी को वो नहीं होता। फिर मैं बता रहा हूँ फंगस से बीमारी नहीं आती। चलो एक बार इसका कर लेते हैं, अगर चलो कोई बात नहीं, इसका एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने फंगस वाला खाना खिलाया, धन्यवाद आप। तो सुना आपने, आनंदम के ऑनर का ये मानना है कि फंगस से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता है, जबकि ये कतई सच नहीं है। डॉक्टर भी मानते हैं कि मिठाई में फंगस से इंसान बीमार होता है। वीडियो के बयान में आपने ये सुना होगा कि जो व्यक्ति फंगस लगे लड्डू खरीद कर ले गया, उसे खाने से लोग बीमार हो गए हैं। ऐसे में ऑनर का ये मानने से परहेज कैसा कि अगर कोई गलती भी हुई है तो उसको आगे से दोहराने की बात न कहकर ये कहा जा रहा है कि भला फंगस से कौन बीमार हो सकता है। ऐसे में लोगों को इन चीजों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है, ताकि जब भी वो कोई चीज खरीदें तो आंख कान खोलकर हर चीज की परख करें, तभी कोई मिठाइयाँ खरीदे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के पाटी बाराकोट लोहाघाट ब्लॉक में होने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि 13 जून को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, 16 जून को नाम वापसी होगी, 17 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, 27 जून को मतदान होगा, जिसके बाद 29 जून को मतगणना होगी। इसके साथ ही एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिनका निधन हो गया या किन्हीं कारणों से पद जो है रिक्त हो गया, चाहे त्यागपत्र या चाहे मृत्यु हो गई है उनकी, तो उनके निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। उसमें 13 तारीख से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, 17 को सिंबल अलॉटमेंट है और हमारा 27 तारीख को इलेक्शन है और 29 को इसमें मतगणना प्रारंभ होगी। इसी प्रकार से पार्टी में ब्लॉक में हमारे 75 सीटों के लिए नामांकन किया जाना है, जिसमें एक प्रधान पद है और एक बीडीसी मेंबर है और रेस्ट जो है 73 पद हमारे वार्ड मेंबर्स के खाली हैं। वहीं पंचायती चुनाव होने से पहले ही जीत के दावे भी होने लगे हैं। गदरपुर के खटोला से अभी तक दावेदार तय नहीं किए गए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता सुखुमाल मंडल का कहना है कि पिछले 10 सालों में अरविंद पांडे के नेतृत्व में जिला पंचायत क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। तो वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास का कहना है कि भाजपा जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रही है। विकास के आधार पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और क्षेत्र में जहाँ भी जा रहा हूँ, खटोला 18 खटोला से जो हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है, अपार जन समूह का समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र के सारे लोग, गरीब वर्ग के लोग जिनके लिए हमने काम किया, वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे निर्वाचन आयोग से
उधम सिंह नगर के खटोला 18 जिला पंचायत सीट खाली है। इसी जो 27 तारीख को मतदान होना है, इसी के साथ इस सीट को चुनाव कराया जाए। जनता को हित को देखते हुए इस सीट को इसी के साथ चुनाव कराया जाए। वहीं खटीमा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने दूसरे युवक को लोहे की रोड से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम सूजिया में सावन सिंह और मंगलेंद्र सिंह, जो कि ग्राम सूजिया के निवासी, दोनों के मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े में मंगलेंद्र सिंह ने सावन सिंह के ऊपर लोहे के किल्ले और पत्थर से हमला किया, जिससे कि उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के उपरांत सावन सिंह के परिजनों द्वारा मंगलेंद्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विवेचना प्रचित है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। धामी कैबिनेट बैठक में 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 14 से 20 जून तक होगा बजट सत्र। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई की तर्ज पर मिलेंगे परीक्षा में नंबर। देहरादून आईएमए से पास आउट हुए 288 जाबाज अफसर, 288 भारतीय और 8 मित्र देशों के 89 युवा सैन्य अधिकारी बने सेना का अभिनंदन। उत्तराखंड में पहली बार एसडीजी गोलकीपर पुरस्कार से 27 लोगों को किया गया सम्मानित। नवाचार और अनूठा कार्य करने वालों को सीएम धामी ने दिया पुरस्कार। गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। यशपाल आर्य बोले, ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, जनता को किया जा रहा गुमराह। और उत्तराखंड में प्लास्टिक के कई सामानों पर लगेगी रोक। 1 जुलाई से लागू होंगे प्रतिबंध। नियमों के उल्लंघन पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन।